वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस में r और r का मान 0 और b के बीच में रहेगा। इसी के हिसाब से हम न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का मान हम निकाल सकते हैं। यानी a भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगला है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, यानी किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a b के लिए जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दे रखी है, यदि उनका एचसीएफ a और b का और एलसीएम a और b का दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होएगा। यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही रहेगा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम एलसीएफ, एलसीएम या संख्याओं में से कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं। अगला है परिमेय संख्या। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? एक ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, इन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है। परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिखा जाता है p और q के रूप में, p बटा q के रूप में। p और q क्या है? पूर्णांक संख्याएं होती है। p और q पूर्णांक संख्याएं होती है, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 हो गया तो जो हमें p और q का मान है जो प्राप्त नहीं होगा, यानी q 0 है तो अनंत मान प्राप्त होगा। इसलिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। यानी कि परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है, आवर्ती और अनावर्ती। एक तो शांत होती है, एक अशांत। जो अशांत होती है वो आवर्ती और अनावर्ती के रूप में होती है। शांत का मतलब क्या होता है? जैसे कि 2/5 रखा है, यानी 5 का भाग जब 2 में देंगे तो पूरा का पूरा चला जाएगा, 0.04 आ जाएगा, तो उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार है कि आवर्ती में, यानी कि अपन भाग देते हैं तो वह भाग बार बार एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 3.44444, यानी 4। अनावर्ती में 1.23574, यानी एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, और आवर्ती में एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर आवर्ती और अनावर्ती में। इसके बाद में परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m रूप के हो। यानी p बटा q का जो भी है शांत दशमलव प्रसार है वो यदि q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2n और 5n के रूप के है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। 2n इंटू 5m का रूप होना चाहिए p बटा q में, तभी यह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। यानी q के अभाज्य परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का न हो, यानी कि इसका रूप नहीं होना चाहिए, यानी 2 में और 5 में नहीं होना चाहिए, उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और यदि 2n और 5m का रूप का है तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं परिमेय संख्या को निरूपित करती है। बहुपद क्या होता है? px बराबर कोई एक बहुपद है, बहुपद की घात है, यानी कि अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में x की अधिकतम जो भी घात रहेगी वह बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद दे रखा ax² bx प्लस के c, ये एक अपन को एक बहुपद दे रखा है, यानी ax² जो x की घात होती है 2, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इस जैसे रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद में x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यानी कि उच्चतम घात को देखते हैं किसकी? x की घात को देखते हैं। उसी प्रकार से द्वितीय घात बहुपद में भी 2 देखते हैं, यानी कि जो बहुपद दे रखा उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 और 3, तो 3 को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसे ही है बहुपद दे रखा ax² प्लस bx प्लस c, यानी शून्य एवं गुणांकों के बीच में संबंध निकालेंगे किसका? बहुपद का, जिसमें अपन को c एक अचर है, इसके शून्यांक निकालने अल्फा और बीटा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी दे रखे हैं, यानी दो शून्यांक निकालना है। शून्यांकों का अपन को योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का योगफल माइनस के बी अपॉन में ए होता है, यानी कि ए बी सी क्या होते हैं, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद, जहाँ यहाँ से लेना बहुपद से, यानी कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, जो दे रखे हैं अपन को। उसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, यानी अल्फा गुणा बीटा यानी सी अपॉन में होता है, सी अचर पद होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहाँ पर अपन को दोनों का गुणांक लिखना है, ए बी सी के, सी और ए के। इसी प्रकार से शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल निकाला जाता है। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हैं तो अपन को यदि बहुपद निकालना है यानी उल्टा करना है, यानी जब शून्यक मिल गए अल्फा बीटा तो अपन को बहुपद कैसे निकालते, तो एक समीकरण दे रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा गुणा में बीटा, इससे अपन को एक बहुपद की समीकरण प्राप्त होगी। एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा के जो भी मान आएंगे उनको जोड़कर यहाँ पर लिखना है, प्लस अल्फा गुणा बीटा के जो भी मान आएंगे उसको यहाँ पर लिखना है। अल्फा और बीटा के मान अपन को दिए हुए रहेंगे। विभाजन एल्गोरिथम, यदि पी और पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद दे रखे हैं या जी एक्स का मान 0 नहीं है तो बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस के आर एक्स। ये एक विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला है। इसके बाद में है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी वह समीकरण जिसमें ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर 0, यह इससे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं, यानी एक सीधी रेखा। दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर के, दूसरा है ए टू एक्स प्लस के बी टू वाई प्लस सी टू बराबर के 0 हो तो अपन को इन दोनों के अनुसार यानी दो सरल रेखाओं के अनुसार एक यदि अपन को अनुपात निकालना तो जैसे प्रतिच्छेदी रेखा है, संगत रेखा है, अद्वितीय हल होने की दो शर्तें होती हैं। कितनी शर्त होती है, दो शर्त होती है, यानी ये एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक बिंदु पर आकर मिलती है। इन्हें ही संगत युग्म अद्वितीय हल कहते हैं। यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों जो अनुपात है ये बराबर अनुपात होना चाहिए। a1 का मान b1 का मान तथा a1 का मान और a2 का मान b1 का मान b2 का मान ये दोनों अनुपात कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद में संपाती रेखाएं, संगत युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होने की शर्त क्या है कि तीनों ही मान बराबर होने चाहिए। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी कि ये तीनों शर्तें ऐसी होनी चाहिए। संपाती रेखाएं आपस में एक दूसरे के ओवरलैप होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती है, जिसके अनेक हल मान निकालते हर एक बिंदु पर हर एक मान प्राप्त होगा, इसे ही संपाती रेखाएं कहते हैं। ये एक अपन को शर्त दे रखी है a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसी के हिसाब से अपन को संपाती रेखाओं का पता चलाना है। उसी के बाद में निकालेंगे अपन समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जिसको असंगत रेखाएं या कोई हल जो ये रेखाएं होती है ये आपस में बराबर होती है, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसमें अपन को जो भी मान बीजीय मान प्राप्त होगा उसके मान कोई हल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसका मान a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 लेकिन c अपॉन c2 के बराबर नहीं ही होता है, एक अपन को शर्त दे रखी है। इसी के हिसाब से जैसे नाव और नदी, जब नाव एक रेखा में गति करती है और नदी की रेखा में गति करती है x किलोमीटर प्रति घंटा से, नदी भी चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो नाव की धारा के अनुकूल निकालेंगे तो चाल बराबर होती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि दोनों को जुड़ जाएंगे। यदि विपरीत है कि नाव की धारा और नदी की धारा एक दूसरे के विपरीत होती है तो x माइनस वाई ये चाल हो जाएगी इसकी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही मान अपन को निकालना है, यानी एक तो अनुकूल के एक प्रतिकूल के। तो समय का मान होता है दूरी बटा चाल, समय क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी
समय दे दिया जाएगा, दूरी दे दी जाएगी या चाल दे दी जाएगा। इसी के हिसाब से द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है यदि एक्स का गुणा शून्य न हो, यानी एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, यदि ये 0 हो जाएगा तो हमें द्विघात समीकरण नहीं प्राप्त होगी। द्विघात समीकरण के शून्यांक द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, यानी कि जो मान होता है वो ही शून्यांक कहलाते हैं। किसके, द्विघात समीकरण के मूल और शून्यांक सेम होते हैं, इसको मान भी कहते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधि। पहली एक गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र के द्वारा। अपन तीनों के द्वारा ही द्विघात समीकरण के मान निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य सूत्र। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 में एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a दे रखा है, यानी 2a अपन को इसके द्वारा द्विघात समीकरण के मान निकाल सकते हैं। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसके द्वारा हम जो ये दे रखा है फॉर्मूले में, उसके द्वारा हम मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं, जिसको विविक्तिकार कहते हैं। मूलों की प्रकृति अपन को इसी फॉर्मूले के डी वाले फॉर्मूले से निकालना है, जो दे रखी है। दो भिन्न वास्तविक हल होंगे, कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि यह एक धनात्मक मान होगा। दोनों ही भिन्न वास्तविक हल होंगे, इनके हिसाब से ही हम इसके मान निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकालने के बाद में आप यदि ये दोनों मान कैसे हो, बराबर होए, कैसे होए, बराबर होए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो दो समान वास्तविक हल प्राप्त होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, यानी माइनस में है, किसमें, माइनस में, तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसे ही मूलों की प्रकृति कहते हैं। तीनों के तीनों मान अपन इन्हीं या तो बराबर या छोटा या बड़ा, धनात्मक, नेगेटिव और इक्वल, इन तीनों के हिसाब से मूलों की प्रकृति हम द्विघात समीकरण में निकाल सकते हैं, जो हमको मूलों की प्रकृति इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। इसके बाद में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है, जैसे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। ये अपन को एक समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप दे रखा है। ठीक है, ये पहले पद है, दूसरे पद, तीसरे पद, n पदों तक की श्रेणी है ये। इसमें ए प्रथम पद होता है, डी होता है सर्वांतर। डी कैसे निकालते हैं, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है, या तीसरे में से दूसरे वाले को, या चौथे में से तीसरे वाले, ऐसे आगे आगे करते रहना है। इसे हमें समांतर श्रेणी का, जैसे nवा पद क्या होता है, जिसको अंतिम पद भी बोलते हैं। nवा पद को an या l भी कहते हैं। एल तो ए प्लस एन माइनस 1d, ये एक फॉर्मूला होता है एनवा पद निकालने का, जिसमें ए क्या होता है, प्रथम पद। उसी प्रकार से एन पदों का योगफल एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 का डी। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एल क्या होता है, जो प्रथम पद दे रखा है, जो ए एन का मान होता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों ही अपन को फॉर्मूले याद करने हैं, ए एन एनवा पद और एन पदों का योगफल। इसके बाद में समांतर श्रेणी में जो ए एन होता है, यानी कि दो मान होते हैं, यानी डी a2 माइनस a1 का मान निकाल लेते हैं अपन। इसके बाद में दूरी ज्यामितीय, दूरी ज्यामितीय में दूरी का फॉर्मूला होता है, जिसमें दो बिंदु होते हैं एक सीधी रेखा पर, अपन इन दोनों के बीच में दूरी का फॉर्मूला निकालते हैं, यानी इन दोनों के बीच में दूरी निकालते हैं किन के द्वारा, पी बिंदु के द्वारा। जो पी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 और y1, इसी क्यू ओ बिंदु के निर्देशांक होते हैं x2 y2। पी क्यू बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे अपन दूरी सूत्र भी कहते हैं, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता है। इसके वह विभाजन सूत्र या खंड सूत्र। जब दो बिंदु दे रखे हैं अपन को P और Q, P के निर्देशांक x1 y1, Q के निर्देशांक x2 y2, यदि इन दोनों के बीच में अनुपात दे रखा है, यानी किस अनुपात में काट रहे हैं, जैसे m1 अनुपात m2 में काट रहे, तो अपन को
आर बिंदु जो जिस बिंदु पर काट रहे हैं M1 और M2 उस बिंदु के निर्देशांक याद करने। जो निर्देशांक आएंगे वो x और y के रूप में आएंगे। तो बिंदु आर के निर्देशांक हो जाएंगे M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M प्लस M2। इन दोनों के द्वारा जो x का मान आएगा ये पहला वाला आएगा और जो y का मान आएगा जो सेकंड वाला आएगा। तो p और q के निर्देशांक अपन को यहाँ पर मिलेंगे। M1 M2 के मान भी अपन को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसे हम खंड सूत्र या विभाजन सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। जो M1 M2 है दोनों ही मान यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद में जैसे मध्य बिंदु सूत्र, यदि P और Q जब अनुपात समान होते हैं यानी कि R का जिस बिंदु पर काटते हैं M1 और M2 उसके यदि अनुपात बराबर है तो हमें मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करते हैं जो R के निर्देशांक प्राप्त होंगे। यानी कि जो भी बिंदु मिलेगा अपन को R मध्य बिंदु R के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, जैसे x1 और x2 दोनों के निर्देशांक को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। ऐसे ही y1 प्लस y2 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमें R बिंदु के दोनों निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। x और y त्रिभुज का क्षेत्र, एक और फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज दे रखा है ए बी सी यानी ए का मान x1 y1 x2 y2 ए बराबर x1 y1 बी बराबर x2 y2 और सी बराबर x3 y3। यदि ये तीनों बिंदु अपन को मिल रहे हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इन बिंदुओं के द्वारा निकाल सकते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। इसके द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। x1 मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, y3 मिल जाएगा। तीनों के मान यहाँ पर रखने हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तीन बिंदु की संरेखता होने की शर्त, यानी तीन बिंदु संरेखीय है यानी एक ही बिंदु पर तीनों बिंदु यानी ए बी और सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तीन बिंदु की संरेखिता की यह शर्त होती है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। संरेखीय बिंदुओं से कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए तीन बिंदु की संरेखिता की यह शर्त होती है। उसके बाद में है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय निकालेंगे अपन। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। अनुपात दे रखे हैं त्रिकोणमिति के। समकोण त्रिभुज में एक लंब कोण आधार तीनों मिले। लंब कोण आधार के अनुसार हम साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का मान निकालेंगे। साइन का मान, कोस का मान, टेन का मान, कोट का मान, सेक का मान और कोसेक का मान लंब बटे कोण और आधार के हिसाब से। जैसे लाल बटा कक्का एक फॉर्मूला होता है, लाल बटा कक्का। तो L बराबर के L अपॉन में के, ए अपॉन में के, एल अपॉन में ए। ये साइन कोस टेन नीचे से बात करेंगे तो ये कोट सेक और कोसेक। कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक बराबर हो जाएगा कोण बटे आधार और कोसेक बराबर होता कोण बटे लंब। ये एक फॉर्मूला है लाल बटे कक्के, पहले ऊपर से फिर नीचे से निकालेंगे। तो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का ये एक फॉर्मूला, इसके द्वारा हम त्रिकोणमिति का अनुपात निकाल लेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तीनों के मान अपन को पांचों के मान अपन को दे रखे हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान दे रखा है। नीचे दे रखा है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के मान। साइन का मान अपन इसी से निकालेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 1/√2, √2, 3/2 और 1। और कोस का जब मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ऐसे ही टेन का मान निकालेंगे। टेन का मान साइन बटा कोस का उल्टा करके लिखेंगे। ऐसे ही साइन टेन 30 का मान 45 का
60 और 90 का मान निकालेंगे, कोट का मान उल्टा करके निकाल देंगे। ऐसे ही सेक का मान निकालेंगे, किसका उल्टा, कोस का उल्टा, √3/2, 1/√2 का उल्टा है 2/2 और 2 और इन्फिनेटिव। ऐसे ही कोसेक, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। 30, 45, 60, 90 और 1, ऐसे सभी के मान अपन ऐसे निकाल लेंगे और ये वाली सारणी को अपन को याद भी रखनी है। उसके बाद में है सर्वसमीकाएं। साइन की साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद में है टेन ए और कोट ए। टेन ए का मान होता है साइन बटा कोस ए, कोट का मान उसका उल्टा हो जाता है, कोस टेन का उल्टा हो जाता है, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन में साइन ए। नीचे दे रखा है अपन को साइन ए, साइन ए हमेशा कोस का उल्टा, कोसेक का उल्टा होता है, तो 1/कोसेक कोसेक ए लिख देंगे और कोसेक ए का मान निकालेंगे तो 1/में साइन ए लिख देंगे। इसी प्रकार से अपन इसका साइन का मान, कोसेक और साइन का मान एक दूसरे से विपरीत करके लिख देंगे। ऐसे ही कोस सेक का उल्टा होता है, तो कोस बराबर 1/सेक ए, सेक ए बराबर 1/में कोस है। सेम टू सेम टेन ए की बात करेंगे। टेन ए कोट ए का उल्टा होता है, तो टेन ए बराबर 1/में कोट ए और कोट ए बराबर 1/में टेन है। पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यानी 90 में से कुछ घटाए, यानी उल्टा लिख देंगे। साइन का उल्टा कोस, कोस का साइन, यानी 90 में से कुछ घटाया जाता है तो ऐसे मान निकालना है। याद रखने के का मतलब है टेन ए 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ऐसे ही सेक और कोसेक का मान याद करना, कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान। ये होते हैं पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे ही अनुपात हमको याद रखने हैं जो हमको दे रखे हैं। साइन ए कोस, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। उसी के बाद में आता है वृत्त, वृत्त यानी सर्किल। सर्किल में अपन को दो प्रमेय मिलेगी, पहली प्रमेय और दूसरी प्रमेय। पहली प्रमेय में बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, यानी कि कोई सर्कल दे रखा है, सर्कल पर एक कोई स्पर्श रेखा अपन को खींचनी है पी और क्यू, और किस बिंदु पर स्पर्श करें, एम बिंदु पर। पी क्यू खींची अपन ने एम बिंदु पर, और एम से ओ एक लाइन अपन ने खींची जिसको त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या हमेशा लंब होती है, यानी ओ एम लंब होगा पी क्यू स्पर्श रेखा पर। ये पहली प्रमेय अपनी। और उसी प्रकार दूसरी प्रमेय, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कोई सर्कल है, सर्कल से बाहर एक बिंदु पी दे रखा है, पी से ए और पी से बी दोनों ही स्पर्श रेखाएं बराबर होगी, यानी पी ए बराबर पी बी रहेगी। ऐसे हमको दो प्रमेय मिलेगी और दोनों को ही याद रखना है। अगला आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में दो फॉर्मूले मिलेंगे, क्षेत्रफल के और परिधि के। क्षेत्रफल के और परिधि के, यानी कि अपन को याद रखना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि से ही हम बाकी के समान निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त की परिधि होती है 2πr, जिसको परिमाप भी कहते हैं। r होती है वृत्त की त्रिज्या। इसी के हिसाब से हम वृत्त का त्रिज्यखंड यानी सेक्टर निकालेंगे, यानी टुकड़ा निकालेंगे। एक वृत्त दे रखा है, इस बिंदु से ये दो इस रेखाएं यानी त्रिज्या दे रखी है और एक त्रिज्यखंड के रूप में अपन को काट रही है, यानी कि एक और जिस पर एक थीटा एंगल बन रहा है। ऊपर वाला दीर्घवृत्तखंड और नीचे वाला लघुवृत्तखंड। ऊपर वाला नीचे वाला कोण थीटा, ऊपर वाला कोण बनेगा 360 माइनस थीटा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटा 360 πr², यानी थीटा का मान जो भी आएगा वो यहाँ पे रखना है। और πr², पाई का मान 3.14 रखेंगे या 22/7 रखेंगे। ऐसे ही लघु त्रिज्यखंड की परिधि निकालेंगे, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। 2πr क्या होती है, वृत्त की परिधि जो अपन को दे रखी है। चाप
इसी में चाप की लंबाई निकाल लेंगे। इसी के संगत अपन को चाप की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। लघु त्रिज्यखंड की परिधि है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसी के हिसाब से निकाल लेंगे। यदि नीचे का दे रखा है लघु तो ऊपर वाला मिलेगा अपन को दीर्घखंड, यानी नीचे थीटा है तो ऊपर वाला 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही दीर्घ त्रिज्यखंड का, ये तो पहले लघु का निकाला, अब दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालेंगे। तो ये 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर सेम टू सेम आ जाएगा। इसी के हिसाब से दीर्घ त्रिज्यखंड की लंबाई निकालेंगे, यानी 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसे ही हम लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल और लंबाई निकाल देंगे। वृत्तखंड दे रखा है, वृत्तखंड यानी एक टुकड़ा दे रखा है, इसका 2 टुकड़े कर देंगे। जीवा वृत्त को 2 भागों में काट देगी। ए बी एक जीवा है, जिसके नीचे का भाग लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड है। यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, वृत्तखंड का, एक कोई सर्कल दे रखा है, सर्कल पर एक बिंदु से एक जीवा खींचेंगे ए और बी, और जो ऊपर वाला भाग है वो अपना दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला भाग लघु वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन माइनस कर लेंगे, ये वाला ए ओ बी वाला पूरा त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल में से अपन यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। बाकी के त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन वाले फॉर्मूले से। इसी प्रकार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और घन का आयतन निकालना। घन क्या होता है, घन वह होता है जिसका एक पृष्ठ, घन किसे कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ आयत वर्ग हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बराबर हो, यानी कि लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए मान लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, घन होते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। ऐसे ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 भुजा स्क्वायर। ए क्या होती है, भुजा होती है, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन हो जाएगा ए क्यू, यानी कि भुजा की पावर 3। ये घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उसी के प्रकार से घनाभ का निकालेंगे। घनाभ में होती है जिसको क्यूबॉइड कहते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो अपन तीनों अलग अलग है तो उसी के हिसाब से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व और आयतन निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी, एल बी नहीं बी एच एल, एच एल पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 एल एच प्लस बी एच, एच बार को माना जाएगा तो 2 गुणा में एच, एच क्या होती है ऊंचाई, तो एल प्लस बी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 2h एल प्लस बी। इसी प्रकार से आयतन निकालें, एल बी एच तीनों का मल्टीप्लाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करके घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। इसी के आधार पर हम आगे वाला देखेंगे बेलन का। बेलन का होता है, बेलन क्या होता है, बेलन का दोनों पृष्ठ यानी कि ऊपर नीचे का एक वृत्त होता है, वृत्त में त्रिज्या मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई आर, एच प्लस आर, एच अपनी ऊंचाई, आर अपना त्रिज्या दी मिल जाएगी। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होएगा। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, किसका, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखेंगे शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु भी एक 3D आकृति होती है जिसका एक पृष्ठ वृत्ताकार तथा एक पृष्ठ एक बिंदु होता है जिस पर एच ऊंचाई दे रखी है, एल त्रिज्या ऊंचाई है, आर एक
त्रिज्या दे रखी है, यानी एल त्रिज्या ऊंचाई और आर आपकी त्रिज्या हो जाएगी और एच क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज के हिसाब से याद करेंगे तो एल क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा, और आपका एच और आर आपका आधार और लंबाई हो जाएगी। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा, और इसका शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो लंबाई हो गई, त्रिज्या ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी के हिसाब से अपन अगला निकालेंगे गोला। गोला क्या होता है, गोला भी एक ठोस आकृति होती है, इसमें भी त्रिज्या होती है आर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सेम ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर की पावर 3, ये हो जाएगा गोले का आयतन। इसी प्रकार से हम गोले का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धगोले का मतलब आधा गोला। आधा गोले में भी वही आधा भाग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूर्ण गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आयतन या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये चारों तरफ की बाउंड्री है, और 3 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार से अपन आयतन भी निकाल लेंगे। आयतन आधा हो जाता है, गोले का आधा अर्धगोला। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का छिन्नक निकालेंगे तो इसमें दो, एक बार ऊपर वाला एक नीचे वाला जो वृत्त होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो r1 का मान r2 के मान से बड़ा होगा। इनके बीच की ऊंचाई h और ये त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है। तो हम शंकु का छिन्नक इसी के हिसाब से निकालेंगे, यानी r1 का मान r2 से बड़ा होएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल हो जाएगा। ये शंकु का छिन्नक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई में एल प्लस पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जुड़ जाएगा। आयतन निकालेंगे 1/3 पाई r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 मल्टीप्लाई में h क्या होती है, ऊंचाई होती है। और l निकालेंगे तो l क्या होती है, त्रिज्या ऊंचाई। तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आपको शंकु का l निकल के आ जाएगी, यानी त्रिज्या ऊंचाई निकल के आ जाएगी। इसी के आधार पर अपन अगला चैप्टर है माध्यक यानी मीडियम। सांख्यिकी, अगला चैप्टर कौन सा, सांख्यिकी, जिसमें आप लोग को माध्यम मिलेगा यानी मीन्स मिलेगा, माध्यिका मिलेगी और बहुलक मिलेगा। इसकी भी 3 विधियां हैं, कल्पित विधि, पत्र विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि। अपन को प्रत्यक्ष विधि का एक फॉर्मूला होता है x बार, यानी कि x माध्य निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स है, अपन में सिग्मा एफ आई एक्स क्या होता है आंकड़े और f क्या होती है बारंबारता। इसी प्रकार हम माध्य निकालते प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, और कल्पित माध्य विधि के द्वारा भी अपन x बार निकाल सकते हैं। तो इसमें होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई। ए क्या होता है कल्पित माध्य। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं x माइनस ए। पत्र कल्पित माध्य विधि। इसके बाद में है पत्र विचलन विधि के द्वारा x बार होता है a प्लस
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई गुणा में एच होता है। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। चाहे यहाँ पे एफ आई यू आई है तो यू का मान अपन को एक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ डी है, यहाँ एक्स माइनस ए के द्वारा, यहाँ यू कैसे निकालें? एक्स माइनस ए अपन में एच। एच होता है अपना वर्ग अंतराल। इसके हिसाब से पत्र विचलन विधि का फॉर्मूला लगा के हम माध्य निकाल सकते हैं। इसके बाद में आता है बहुलक, जिसको मोड बोलते हैं। तो बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक बराबर होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस के एफ टू गुणा में एच। एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि जो भी बहुलक वर्ग होगा उसकी छोटी वाली सीमा, उसी के हिसाब से एच होता है वर्ग अंतराल, यानी सीमाओं का जो सीमा दे रखी है उनका वर्ग अंतराल निकालना। एफ वन क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो भी बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता F1 होगी। F0 होगी बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इसके हिसाब से हम बहुलक का मान निकाल देते हैं। तो जहाँ पर जो L, H, F1, F0, F2 का मान फॉर्मूले में रख के बहुलक निकाल लेंगे। इसी के हिसाब से है माध्यक यानी मीडियन। इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यदि n विषम हो और n यदि सम हो, यानी दो दे रखे अपन को, n विषम और n सम। तो n विषम के लिए अपन को माध्यक कैसे निकालेंगे? यदि अवर्गीकृत आंकड़े है तो n प्लस वन बटे दोवा पद निकालेंगे, यानी n प्लस वन बटे दोवा जो भी पद आएगा वो ही अपना माध्यक कहलाया जाएगा यदि विषम हो तो। और यदि सम हो तो कैसे निकालेंगे कि माध्यक बराबर n बटे दोवा पद और n प्लस वन बटे दोवा पद, यानी n बटे दो प्लस वनवा पद बटे में दो निकालेंगे। तो n विषम हो और n सम हो तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाल सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस n बटे दो सी एफ। सी एफ क्या होती है? संचय बारंबारता अपॉन में एफ इंटू में एच। एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, यानी जिसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं। सी एफ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, यानी कि जो भी माध्यक वर्ग आएगा उससे पहले वाली लेनी है अपन को संचय बारंबारता, यानी सी एफ का मान पहले वर्ग की संचय बारंबारता के हिसाब से लेना। एफ होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच होता है हमारा वर्ग अंतराल। तो इस प्रकार से हम माध्यक, बहुलक और माध्य निकाल सकते हैं। और यदि एक है माध्यक, बहुलक और माध्यक में संबंध, इन तीनों में एक संबंध होता है। यदि तीनों में से अपन को दो चीज मिल जाएगी, माध्य, बहुलक और माध्यिका, तो तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य है। इसी के हिसाब से अपन तीनों में संबंध निकाल सकते हैं, यानी माध्यक मिल जाएगा, बहुलक मिल जाएगा तो माध्य निकाल सकते हैं, माध्य और बहुलक मिल जाएगा तो माध्यक निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से माध्यक निकाल देते। तीनों का तीन में एक संबंध होता है, तीनों के हिसाब से अपन को कोई सी भी एक जो चीज गायब रहती है उसी का मान अपन को निकालना होता है। इस प्रकार से अपन पूरे फॉर्मूले याद करेंगे।